हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का चैप्टर। ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। दूसरी बात ये बेटा कि ये बोर्ड ने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी रिडक्शन कर दिया है, तो हम लोग सिर्फ उसी पार्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। बाकी उन टॉपिक्स को हम लोग छोड़ देंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं आएगा। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। बेटा हमने इनसे पहले कुछ चैप्टर्स के अंदर ये पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है, उनका सिग्निफिकेंस है, उनका इंपॉर्टेंस है। जैसे कि सोडियम का हम लोगों ने पढ़ा, क्लोरीन का पढ़ा सेकंड चैप्टर के अंदर। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हम लोगों ने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, मर्करी के बारे में, कॉपर के बारे में, इनका यूजेस हमने पढ़ा, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसी के साथ साथ एक और एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। हम उसके यूजेस और सिग्निफिकेंस को इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इसका यूज़ और इसका इंपॉर्टेंस और इसका सिग्निफिकेंस एलिमेंटल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में, कि किस तरीके से ये जो है रिएक्ट करता है, किस तरीके से कंपाउंड्स बनाता है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है बेटा इसका क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब की बॉडी बेटा, उन सब का स्ट्रक्चर्स ना कार्बन बेस्ड होता है। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बेटा, कार्बन। जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी मास है, वो सारा का सारा कार्बन बेस्ड होता है। नेक्स्ट पार्ट बेटा, हम लोग जो है जो खाना खा रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा का सारा कार्बन बेस्ड होता है। इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ के ऊपर। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्बन का अमाउंट है क्रस्ट पे, अर्थ के क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कम है। कार्बन का जो अमाउंट है अर्थ के क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है। इतना कम होने के बावजूद ये हमारी लाइफ में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है। क्या सिग्निफिकेंस रखता है ज़रा देखते हैं। क्रस्ट में कितना है ये, अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.02% है। वो भी किस में बेटा, कंपाउंड फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स के फॉर्म में होता है? ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में होगा, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में होगा। और एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा ये 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। किसी और फॉर्म में भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कितना है, सिर्फ 0.03%। इतना कम अमाउंट में होने के बावजूद ये कार्बन जो है हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा क्या सिग्निफिकेंस रखता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर फर्दर स्टडी करेंगे। बेटा आगे हम लोग देखेंगे कि कार्बन के अंदर ना बॉन्डिंग किस तरीके की होती है। कार्बन के अंदर जो बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, उनको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अच्छा, हमने इससे कुछ एक आध चैप्टर पहले के अंदर हमने पढ़ा है कि बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके के आयनिक बॉन्ड्स उनको कहते हैं। हम लोग ना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ज़रा डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स की वजह से बनते थे और कोवेलेंट कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनेंगे। ये होता क्या है ज़रा देखते हैं। इसके अंदर डिफरेंसेस देखेंगे आप लोग। पहला पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर लिखा हुआ है मेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, हम लोग पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हुए आए हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से बनता है। एक एटम जो है, एक एलिमेंट अपना एक एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। या तो एक्सेप्ट करेगा कोई या फिर उसको डोनेट करेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनाता था बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाता था, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड बनता था। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में ना ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्ट नहीं होगा, ना कोई डोनेट करेगा और ना ही कोई वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पे ना एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट होगी। उस बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसका एक और डिफरेंस देखेंगे बेटा, आयनिक कंपाउंड के अंदर ना हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा उन कंपाउंड्स का काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन में हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ना इतना हाई नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा लो होता है। यानी कि बहुत जल्दी से ये मेल्ट भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी ये बॉयल भी हो जाएंगे अगर आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन के फॉर्म में करेंगे या फिर मोल्टन स्टेट में करते हैं, ये हम लोगों को पता है। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेटा, ये ना तो फ्री स्टेट में करेंगे, ना सॉल्यूशन में करेंगे, ना मोल्टन स्टेट में करेंगे, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग।
देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, यहाँ पे मैं एक आयनिक कंपाउंड का अगर एग्जाम्पल लूँ, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं आप, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने की वजह से बनता है, तो वहाँ पे ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको हम लोग मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आराम से ईजिली मेल्ट हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा बेटा? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ना ज़्यादा दूर दूर जाने के लिए ना राज़ी नहीं है, दूर नहीं जाना चाहते। अगर हम लोग मेल्ट करेंगे उसको तो मेल्ट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उसके बीच में उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेज के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो दूर नहीं जाते हैं, है ना। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। यहाँ पे बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना लो हो गया। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो है तो ये बहुत आराम से पिघल भी जाएगा और बहुत आराम से ये बॉयल भी हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ना आराम से दूर दूर चले जाएंगे, इनके बीच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज़्यादा खींचने वाला फोर्स नहीं होगा। जैसे इनको हीट मिलेगी ये दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन से होते हैं बेटा? वीक होते हैं। अच्छा, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, इनका मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये ना आयंस को क्रिएट करते हैं बेटा। हमने पढ़ा भी है कि आयनिक कंपाउंड्स किस वजह से बनते हैं? आयंस की वजह से बनते हैं। कुछ कैटायंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले और कुछ एनायंस होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। तो आयनिक कंपाउंड्स किसको राइज करेंगे बेटा? किसकी वजह से बनते हैं या फिर क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स ना कोई भी आयन नहीं बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड कोई भी आयन नहीं बनाएगा। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे बेटा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो है ना, कार्बन का कैटायन +4 वाला और कार्बन का -4 वाला एनायन क्यों नहीं बना सकता। हम लोग जानते हैं कि कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना 6 होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो उसके अंदर उसके जो शेल्स होंगे, उसके जो आउटर ऑर्बिट्स होंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा 2,4 हो जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हम लोग इससे पहले चैप्टर के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं, या तो वो डोनेट कर देंगे या फिर एक्सेप्ट कर लेंगे उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या बना लेंगे? आयनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की बेटा किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कंप्लीटली फिल कर ले अपना आउटर शेल कंप्लीटली फिल कर ले। इन केस ऑफ कार्बन, अगर इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, तो ये क्या चाहता है कि इसके जो आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कंप्लीटली फिल हो जाएं, यानी कि आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं किसी तरीके से। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या बना लेगा बेटा? एक ये जो है ना, वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। जरा हम लोग देखते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर से। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड एज द टेंडेंसी टू अचीव कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल। आउटर शेल को कंप्लीटली फिल करने को अगर कोई एलिमेंट का आउटर शेल अगर हम कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं, तो वो क्या एक्सप्लेन करेगा बेटा? उसकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाएगा। हम लोग देखते हैं कि कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, तो क्या वो इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकता है कि नहीं बना सकता है? अच्छा, हमने बोला कि आउटर शेल को जो है ना कंप्लीटली फिल करना है, तो इसका मतलब होता है बेटा कि जो नियरेस्ट नोबल गैस होगा ना, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। नियरेस्ट नोबल गैस, हम लोगों ने नोबल गैस जो है ना, नोबल गैस का एक पूरा कॉलम है बेटा। वो नोबल गैस होते हैं, हीलियम होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, आर्गन होता है, ये सब ना नोबल गैसेज कहलाते हैं। नोबल गैसेज इनको इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इनका आउटर मोस्ट शेल जो है ना कंप्लीटली फिल होता है इलेक्ट्रॉन से, ना इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं ना ही ज़्यादा होते हैं। तो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट ना, वो चाहता है कि नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन में आ जाए, नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन में आ जाए। अगर हम कार्बन की बात करें तो ये क्या चाहता है कि नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन में आ जाए। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये चाहता है कि ये 4 ना होकर के नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन या तो हीलियम में आ जाए या फिर नियॉन में आ जाए, या तो हीलियम में या फिर नियॉन में आ जाए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे करके हीलियम का कन्फिग्रेशन में आ जाए, या फिर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और नियॉन के कन्फिग्रेशन में आ जाए। लेकिन यही बात देखो यहाँ पे बोली हुई, इन केस ऑफ कार्बन इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन, नोबल गैस विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
2,8 जो नियॉन कार्बन के केस में बेटा ये क्या चाहता है कि नियॉन के कन्फिग्रेशन में आ जाए, और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,8 होता है। लेकिन कार्बन चाहता तो है कि वो अपना 2,8 जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कर ले, लेकिन कार्बन ना इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता बेटा, C+4 आयन या -4 आयन कैटायन एनायन क्यों नहीं बना सकता? इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीजन हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4- आयन। बेटा कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन तो कर सकता है, इसके ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली तो है, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता नहीं है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितने उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 6 ही होंगे। तो उसके जो 6 प्रोटॉन्स है ना बेटा, उसको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, पहले से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के पास, बाद में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उसको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो होल्ड करके नहीं रख सकता। इसीलिए कार्बन C4- एनायन भी नहीं बनाएगा, एनायन तो नहीं बनाएगा। क्या कैटायन बना सकता है, ज़रा देखते हैं। बेटा कार्बन जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज तो कर सकता है, लेकिन और वो लूज करके C4+ कैटायन बना ले। लेकिन होता क्या है कि वो उसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, उसके ऑर्बिट में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उसके लिए, बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके लिए रिक्वायर होगी 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। लेकिन इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना अवेलेबल नहीं है कार्बन के पास, तो वो C+4 कैटायन भी नहीं बना पाएगा। C+4 कैटायन बना करके बेटा ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाता है, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। इसका मतलब कार्बन ना तो C-4 बनाएगा और ना ही C+4 बनाएगा। अब जब कार्बन बेटा आयंस नहीं बना रहा, कैटायंस और एनायंस नहीं बना रहा, लेकिन ये बहुत सारे कंपाउंड्स तो बनाता है। तो किस तरीके से बनाता है बेटा, कार्बन जो है इस प्रॉब्लम को कार्बन ने किस तरीके से ओवरकम किया है कि कार्बन कोई भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा। कैसे, क्या करेगा, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, किसके साथ, दूसरे अलग अलग एटम्स के साथ, ताकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। जरा कंक्लूजन देखेंगे, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा दूसरे एटम्स के साथ, ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है बेटा यहाँ पे कार्बन के केस में, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, ताकि वो 2,8 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। अब ये कैसे करेगा हम लोग अभी देखते हैं। बेटा आगे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के अंदर किस तरीके के ना बॉन्ड्स बनते हैं, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से शेयर करता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग ना कुछ सिंपल एलिमेंट्स के जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, उनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, वो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। हम लोग उसको सीखते हैं पहले कि किस तरीके से वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल एलिमेंट्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से शेयर कर रहे हैं। हम लोग पहला बेटा इसका लास्ट टॉपिक है, इस मेजर टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, सब टॉपिक लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग जो है ना मॉलिक्यूल्स बना करके देखेंगे, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से, और वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे शेयर हो रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल मैंने लिया है बेटा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के बारे में हम सबको पता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सिर्फ एक ही होगी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसके अंदर सिर्फ एक होंगे। अगर सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सिर्फ बेटा 1 हो जाएंगे। वैलेंस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 1 हो जाएंगे। अगर ये एक एक एटम के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, तो बेटा ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स ना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे। यहाँ पे मैंने इस वाले हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन एटम, इसके भी इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो क्रॉस है ये इस वाले हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो क्रॉस है ये इस वाले हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन है। बेटा हाइड्रोजन के जो बैलेंस शेल है ये फर्स्ट शेल है, और फर्स्ट शेल के अंदर जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए, यानी कि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। लेकिन हाइड्रोजन बेटा ये इसके पास ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है। वो क्या चाहेगा कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट अचीव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा बेटा, हीलियम है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 होता है। तो ये कैसे अचीव करेगा बेटा,
ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया और दूसरे वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन और सामने वाले का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को नोबल गैस कन्फिग्रेशन यानी कि हीलियम के जैसा बना लेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन अपना एक जो इलेक्ट्रॉन लेकर के आया है और सामने वाले का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन के अंदर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए बगैर दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से। ठीक है, इट अचीव्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम दैट इज 2। अच्छा, अब बात ध्यान से देखेंगे, जब इन दोनों ने बेटा एक पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, इन दोनों ने मिल करके सिर्फ एक पेयर को इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आया और एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आया, ये एक पेयर बना। एक पेयर के अंदर बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ना एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है ये हाइड्रोजन अब जो है इस तरीके से ये एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया बेटा, इसको हम लोग H2 भी लिखते हैं, H2 भी लिखते हैं। तो यह H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं बेटा? एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। और एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है। दूसरा हम लोग मॉलिक्यूल देखेंगे बेटा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल देखेंगे, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का बेटा 17 होता है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 17 ही होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा बेटा? 287 होगा, 287। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट के अंदर, लास्ट शेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी लास्ट शेल के अंदर, लास्ट ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके अंदर बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक एटम ना क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएगा और ये वाला एक एटम क्लोरीन का ये भी 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएगा। मैं कैसे दिखाता हूँ इन इलेक्ट्रॉन्स को? देखिए, इन दोनों को मैं क्रॉस से दिखाता हूँ, इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आया है ये 7 क्रॉसेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वाला क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो गए। अब ये जो क्लोरीन है ना बेटा, इसका नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो है आर्गन। ये क्लोरीन चाहता है कि आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,8,8, यानी कि लास्ट शेल में, यानी वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्लोरीन भी चाहता है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं? 8 हो जाएं। तो ये वाला क्लोरीन बेटा, अपने पास तो इसके हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ये सामने वाले से अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया तो इसके अपने साथ और ये क्या बन जाएगा बेटा? ये वाला क्लोरीन तो बन जाएगा नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाला, यानी कि आर्गन जैसा बन जाएगा 2,8,8। बचा ये वाला क्लोरीन, तो ये अपने तो साथ लेकर के आया है और सामने वाले से ये एक ले लेगा और ये वाला क्लोरीन भी क्या बन जाएगा बेटा? 2,8,8 हो जाएगा, यानी कि आर्गन जो नोबल गैस है उसकी कन्फिग्रेशन को ये अचीव कर लेगा। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दोनों ने मिलकर के, इन क्लोरीन के दोनों एटम्स ने मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है ना। तो दोनों मिलकर के बेटा ये एक बॉन्ड बनाएंगे। ये क्लोरीन का ये एक बॉन्ड बन गया दोनों क्लोरीन के बीच में, है ना। ये जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो एक बॉन्ड बनेगा। इसी एटम को, इस मॉलिक्यूल के, क्लोरीन के इस मॉलिक्यूल को हम लोग बेटा Cl2 लिखते हैं। ये तरीका है इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर को दिखाने का, और हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से होती है। बेटा नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमारा थर्ड मॉलिक्यूल है बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा बेटा? 2,6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? नंबर 6 हो जाएंगे। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें ऑक्सीजन के ऊपर बेटा, यह ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये वाला ऑक्सीजन बेटा अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आया और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन क्या चाहता है कि अपना नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले, 2,8 बन जाए, नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले।
नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2,8 हो जाए, उसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसफर तो कर नहीं सकता, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। अपने इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ना सामने से शेयर कर लेगा और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया। इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन भी बेटा अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आया और सामने वाले के 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने शेयर कर लिया, इसने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर बेटा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया गया। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बेटा ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को O2 लिखते हैं। इसी तरीके से बेटा एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। हम सबको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7 होता है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, 2,5 लिखा जाएगा, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा, ये नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके, मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना होता है, वही शेयरिंग पे पार्टिसिपेट करेंगे। ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं और ये वाले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो नाइट्रोजन है ये चाहता है कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले, 2,8 बन जाए। 2,8 बनने के लिए इसको बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट करेगा, कैसे फुलफिल करेगा, ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आएगा और सामने वाले से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, यानी कि इस वाले नाइट्रोजन के अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, यानी कि इसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया है। और ये वाला नाइट्रोजन भी बेटा अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आया और सामने वाले से इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, यानी कि ये वाला नाइट्रोजन भी इसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बेटा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। इसी मॉलिक्यूल को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं बेटा, N2 के फॉर्म में लिखते हैं, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज ट्रिपल बॉन्ड्स। बेटा आगे हमारे पास ना 2 मॉलिक्यूल्स और हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है बेटा H2O। इसके अंदर H2O के अंदर बेटा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन वांट्स टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम, इस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम का कितना होता है, सिर्फ 2। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन का एटम है बेटा वो क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ले, किसकी, नियॉन की, जो कि 2,8 होती है। अब ये दोनों एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं, ये 2 अलग अलग एटम्स हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल के अंदर हैं, तो ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा बेटा, हम सबको पता है ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है बेटा वो 2,6 होती है। 2,6 यानी कि मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे ऑक्सीजन के मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए बेटा क्रॉस के फॉर्म में। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को किसी और शेप से रिप्रेजेंट करूं। तो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। हम सबको पता है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर। अब देखो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहता है कि 2,8 बन जाए, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, ये चाहता है कि ये 8 हो जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर कर लेगा। तो देखो कैसे शेयरिंग होगी, ये ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया। ऑक्सीजन ने क्या अचीव कर लिया, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया 2,8। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है कि वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ले। हाइड्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स कितने, सिर्फ 1। ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन सामने से शेयर कर लेगा, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा, यानी ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई नोबल गैस वाली हीलियम की, यानी कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से वाटर का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। हमको दूसरा एक और मॉलिक्यूल पढ़ना है बेटा, अमोनिया। इसका फॉर्मूला होता है NH3। यहाँ पे भी यही बात है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है ना वो क्या अचीव करना चाहता है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नंबर 2 को अचीव करना चाहता है। और नाइट्रोजन क्या अचीव करना चाहता है बेटा, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को 2,8।
हम सबको पता है नाइट्रोजन के बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 2,5, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मुझको 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के आसपास में जो क्रॉसेस हैं ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर क्रॉस को मैंने चूज कर लिया नाइट्रोजन के लिए तो हमको डॉट चूज करना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो नाइट्रोजन क्या चाहता है कि ये 2,8 बन जाए, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसके पास अपने 5 ऑलरेडी हैं, 6, 7, 8, यानी कि तीनों हाइड्रोजन से ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी कि नियॉन जैसा कन्फिग्रेशन इसका हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है कि इसके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो ये सामने से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के भी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हो चुके हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया। ये हम बेटा अब तक हमने जितने मॉलिक्यूल्स पढ़े थे उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं था, और हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कि कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से कार्बन ना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है। हमने वहाँ पे वो सीखा, इतने सारे 6 मॉलिक्यूल्स को हमने बना करके देखा और सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किस तरीके से होगा और वो किस तरीके से बॉन्ड्स बनाएंगे और कितने बॉन्ड्स बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बेटा एक कार्बन का कंपाउंड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मीथेन। इसका बिल्कुल सिंपल, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड का, इसका नाम है बेटा मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला CH4। इसके अंदर एक कार्बन का एटम होगा और 4 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं इसके अंदर। बेटा यहाँ पे जैसे हमने पहले जितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स को बनाया है हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन शेयर में, वहाँ पे हमने जैसे लिखा था, यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कार्बन जो है ना क्या अचीव करना चाहता है, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है 2,8 को, और हाइड्रोजन तो हमको पता ही है कि किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है, ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है। अब यहाँ पे बेटा एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो हमने इस कार्बन के अराउंड में ना 4 हाइड्रोजन्स को प्लेसमेंट कर दिया, इसकी अरेंज कर दिया है। अब हर एक हाइड्रोजन बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा अपना, तो यहाँ पे हम लोग सबको एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉट से। और कार्बन बेटा, इसके कार्बन के जो है ना हमने पढ़ा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आएगा और हम लोग क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। कार्बन चाहता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो 4 इसके पास ऑलरेडी हैं, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा हाइड्रोजन से ये शेयर कर लेगा, और कार्बन क्या बन जाएगा, नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ये अचीव कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो जाएंगे। इसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन अपने सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर लेगा और ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। यहाँ पे ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। बेटा मीथेन का अगर एक सिंपल हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अलावा स्ट्रक्चर बनाना हो, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर जहाँ पे शेयर हो रहे हैं बेटा, वहाँ पे एक एक बॉन्ड को हम लोग क्रिएट कर देंगे। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे। ऊपर हम लोग एक बॉन्ड बना देंगे, नीचे हम लोग एक बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पे हम लोग एक बॉन्ड बना देंगे। ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। बेटा हम लोगों को मीथेन के नहीं यूजेस भी कुछ पता होने चाहिए। मीथेन जो है ना एक फ्यूल की तरह काम कर सकता है, हम लोग फ्यूल की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। किस किस के अंदर बेटा, ये बायोगैस और CNG का एक मेजर कंपोनेंट होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है बायोगैस और CNG के अंदर। बेटा अब आप लोगों को ना इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स ना खुद से बनाने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड का खुद से बनाना है, और एक आपको बनाना है बेटा ईथेन का। ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है।